नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज एडवोकेट ऋषिकेश एंड आई एम अ लॉयर एंड एन एजुकेटर। सो गाइज, बेसिकली हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं विच डील्स विद इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड उसमें क्रिमिनल लॉ हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो क्रिमिनल लॉ के हर एक पहलू, अलग अलग डायमेंशंस में बहुत ही डिटेल में डेप्थ में कवर करने वाला हूँ। ये तमाम वो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ जो कि नॉर्मली अलग अलग बुक्स में स्कैटर्ड तरीके से आपको मिलेंगी। तो अगर आप एक लॉ एंथुजियास्ट है, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है, या फिर अगर आप भारत के एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, तो ये सभी डिमेंशंस है। ये जो लॉ है और ये जो सेशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड मोमेंट तक, एंड मिनट तक आप देखना। दिस इज माई रिक्वेस्ट। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फिल्मों में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में और वेब सीरीज में हम लोग क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग क्रिमिनल केसेस के बारे में सुनते हैं। लेकिन ये क्रिमिनल केसेस किस तरीके से, ये जो क्रिमिनल लॉज है वो किस तरीके से शुरुआत हुई है, उसके बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं रहता है। तो उसी को हम लोग डिटेल में, डेप्थ में पढ़ेंगे। देखिए, पुराने जमाने में जब कोई राजा महाराजा या फिर कोई गवर्नमेंट नहीं रहती थी, तो उस जमाने में, स्टोन एज के जमाने में, जो क्रिमिनल लॉ था वो एक पर्सनल अफेयर था। मतलब क्या, कि अगर आपकी टोली या आपके क्लैन के साथ कुछ गलत होता है, तो उसको सही करने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। उदाहरण के तौर पे, अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करता हूं और हमारे ट्राइब से 100 किलोग्राम गेहूं दूसरे ट्राइब ने चुरा लिया, खाने पीने का सामान चोरी कर लिया, तो उस जमाने में पुलिस स्टेशन वगैरह ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बेसिकली वो जो गेहूं है उसको वापस करवाना या उसके खिलाफ अरहर की दाल या फिर कुछ और सामान सामने वाले पार्टी से लूटना, मतलब मेरे साथ जो गलत हुआ है उसको सही करने की जिम्मेदारी मेरी या मेरे ट्राइब की ही होती थी। इसके लिए अब देखना कि पुराने जमाने में जो अलग अलग ट्राइब्स है वो एक दूसरे के साथ झगड़ती थी। ये वायलेंट वायलेंट इनके झगड़े होते थे, इसमें बहुतों की जान भी जाती थी। तो जब लॉ व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं थी या फिर सरकारें नहीं थी, तो उस जमाने में जो जस्टिस है वो आपका प्राइवेट अफेयर था। जैसे आज के जमाने में अगर आपको जॉब ढूंढनी है, तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आपको पढ़ना है या एग्जाम पास करनी है, तो उसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करेगी, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन चोरी होता है, तो वहां पे पुलिस आपको हेल्प करती है। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि भाई तुम्हारा मोबाइल फोन तुम खुद देखो, ऐसे नहीं होता है। आपको पुलिस वहां पे हेल्प करना एक्सपेक्टेड होता है। तो पुराने जमाने में क्रिमिनल मैटर्स भी आपकी खुद की प्राइवेट जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो ये एक हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे जमाना आगे चलते गया, वैसे वैसे इसका जो स्वरूप है वो डिस्कशन के ऊपर जाने लगा। अब आप देखिए कि कुछ दिनों पहले कुछ दिनों पहले बेसिकली नेशनल जियोग्राफिक से ये फोटोग्राफ मैंने लिया है, और अभी भी अफ्रीका में कुछ जो ट्राइब्स है वो एक दूसरे के साथ ऐसे काठियों से झगड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ जो भी क्रिमिनल अपराध हुआ है उसको सही करने की जिम्मेदारी उनकी खुद की मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे समाज के कुछ थिंकर्स ने, कुछ ऐसे लोग जो कि सोचते हैं समाज के लिए, तो उन्होंने ये चीज पाई कि अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ को इस तरीके से आगे चलाएंगे, और अगर हमारा खुद का बदला खुद लेने का एजेंडा अगर हमारा होगा, तो इससे समाज का नुकसान होगा, इससे वायलेंस बहुत ज्यादा होगा, इससे न्याय व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलेगी। इसके लिए ये जरूरी है कि पूरी जो लॉ की सिस्टम है उसको हमने ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और उसको किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के हाथ में देना चाहिए। तो वो जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है वो है गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ आप देखना कि आज जैसे डेमोक्रेसी होती है या चुनाव होते हैं, वैसे उस जमाने में डेमोक्रेसी या चुनाव नहीं होते थे। जो गवर्नमेंट है वो किंग्स की होती थी, मतलब राजा, महाराजा, नवाब, शहनशाह, बादशाह, चाहे नाम कुछ भी दो, बट इनकी सरकार होती थी और यही लोग जस्टिस करते थे। बट दोस्तों, इसमें भी एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि जब ये लोग जस्टिस करेंगे, तो सबसे पहले इनकी विम्स, फैंसीज, इनका मूड, इसके ऊपर वो जस्टिस या उसका जो न्याय है, वो जो जजमेंट देने वाला है, वो डिपेंडेंट रहता था। तो ये एक पहला प्रॉब्लम था। दूसरा, कि अगर किंग जो है उसकी न्याय बुद्धि अच्छी है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्याय या फिर जस्टिस की क्वालिटी बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर ये जो किंग है ये अय्याश टाइप्स का है, इसको जनता के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये जस्टिस किसी भी किस्म से देते थे, और इससे समाज का अल्टीमेटली नुकसान होता था। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि ब्रिटिशों ने जब भारत पे सत्ता हस्तगत की,
तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो क्रिमिनल सिस्टम है उसको हमने स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, उसको हमने साइंटिफिक करना चाहिए और उसको हमने प्रेडिक्टेबल बनाना चाहिए। आप देखिए कि ब्रिटिशों के पहले भारत में जो क्रिमिनल लॉज होते थे वो धर्म के ऊपर आधारित थे। मतलब मुस्लिम क्रिमिनल लॉ अलग था, हिंदू क्रिमिनल लॉ अलग था। अलग अलग जो कम्युनिटीज है उनके खुद के ट्रेडिशंस या उनके लॉज कंप्लीटली अलग थे, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम कि उस जमाने में जो एविडेंस लॉ था या फिर जिस तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी वो बिल्कुल भी अनसाइंटिफिक था। मतलब अगर कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के कह दे कि मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, तो ये मान लिया जाता था कि वो भाई वो जो बंदा है वो सही और सच ही कहने वाला है। मतलब वो जो भी बोलेगा वो सच है, ये प्रमाण माना जाता था। ठीक है, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक कोई आधार नहीं था। और इंडिया में जो अलग अलग पॉलिटिकल ताकतें थी, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में मुगल से, सदर्न इंडिया में निजाम थे, उसके बाद आप देखना वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान वगैरह इलाकों में राजपूताना था, एंड फाइनली मराठास थे। मराठास में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स थे। फॉर एग्जाम्पल पेशवाज अलग थे, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, ये सब अलग अलग पार्टीज थी। इनके सबके जो क्रिमिनल लॉज है उनका एप्लीकेशन, उनके प्रिंसिपल, ये सब अलग अलग था। मतलब इंडिया बस नाम के लिए कंट्री थी, बट फ्रॉम क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे देश थे। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ब्रिटिशों ने एक बंदे को अपॉइंट किया, इसका नाम है मिस्टर बैबिंगटन मैक्यूले। नाउ ये जो बैबिंगटन मैक्यूले है, तो भारत में जो सबसे पहला लॉ कमीशन बना ये उसके चेयरपर्सन थे, और इन्होंने एक बुक लिखी, एक रिपोर्ट लिखा। उस रिपोर्ट का नाम है द रिपोर्ट ऑन द इंडियन पीनल कोड। तो भैया इन भाई साहब ने ये बताया कि भारत में एक ही कानून होना चाहिए और वो साइंटिफिक होना चाहिए। सेक्शन वाइज उसमें डिवीजन करके रखी, और ये रिपोर्ट उन्होंने पेश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन ध्यान देना कि ये जो रिपोर्ट है वो 1834 में आया था। और जैसे हम लोग हमारे व्यक्तिगत जीवन में कभी कभी लेजीनेस करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यही किया। 1834 का रिपोर्ट जो है वो पढ़ के उसको अलमारी में डाल दिया। उन्होंने बोला कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट ऑन इंडियन पिनल कोड था जो लॉर्ड मैक्यूले ने लिखा था, वो ब्रिटिशों के अलमारी में बंद था। वो ओपन करने की नौबत कब आई? वो ओपन करने की नौबत आई भैया रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर गोली चला दी, और उसके बाद लगभग 11 महीने का ऐसा टाइम पीरियड था। उतने जमाने में नॉर्दर्न इंडिया से ब्रिटिशों का जो कंट्रोल है वो बाय एंड लार्ज हट गया था। अब आप देखिए कि इंडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर थी ब्रिटिशों के लिए, मतलब एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी। सिवाय इंडिया ये ब्रिटिशों के लिए एक एटीएम मशीन जैसा था, क्योंकि भारत से उनको रॉ मटेरियल्स मिलते थे, भारत से उनको टैक्सेस मिलते थे, एंड बहुत सारे बिजनेसेस जो इंग्लैंड में वो लोग चलाते थे वो इंडिया के रॉ मटेरियल्स के ऊपर ही चलते थे। तो इंडिया के ऊपर का कंट्रोल अगर चला जाता है तो फिर ब्रिटिशों का भारी भरकम नुकसान होने वाला था। बिकॉज ऑफ दिस इनसिक्योरिटी उन्होंने बोला कि भाई इसके आगे अगर हमारे खिलाफ कोई भी रिवोल्ट करता है तो हम लोग उसको पनिश करेंगे, और वो पनिश करने के लिए जो लॉ है उसका नाम हम लोग रखेंगे इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड ये बेसिकली रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद गवर्नमेंट ने लाया। इसके लिए आप देखना कि आईपीसी का जो ईयर है वो है 1860। मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये होता है, और बराबर 3 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईपीसी को लाती है। ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड यहाँ पे आप देखना इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, हाउ द इंडियन पिनल कोड केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ये आर्टिकल की जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको जरूर पढ़ लेना। तो दैट वाज द रीजन कि भारत में आईपीसी लाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विकिपीडिया का एक आर्टिकल है, द इंडियन पिनल कोड वाज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया विच वॉज बेसिकली इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन ये जो इंडियन पिनल कोड है वो 1860, मतलब 1860 से लेके 1960, 100 साल हो गए, और आगे 2025 मतलब लगभग इसमें 65 ईयर्स, मतलब ये जो कानून है वो 165 ईयर्स पुराना कानून है। ठीक है, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अ, इस कानून को बदलने की जरूरत पड़ी थी। तो इसके लिए भारत सरकार ने ये क्रिमिनल लॉ को पूरी तरीके से रिपील कर दिया और उसकी जगह पे एक दूसरा लॉ लाया जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट इंडियन पिनल कोड।
अगर आपको इस स्लाइड को डिटेल में पढ़ना है तो बेसिकली ये जो वीडियो है इसको अभी पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो क्रिमिनल लॉज है वो उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन किया गया है। अब कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बेसिकली अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो आपको इस तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें रखी हुई दिखेंगी। मतलब जहां पे सब्जी फ्रूट्स है वहां पे आपको कोई मैगी का पैकेट नहीं दिखेगा, वहां पे आपको कोई रेबैन के गॉगल्स नहीं दिखेंगे, वहां पे बाटा की कोई चप्पल आपको नहीं दिखेगी। मतलब कोई भी सुपरमार्केट जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। जैसे आप देखना, जहां पे वेजिटेबल्स है वहां पे सिर्फ वेजिटेबल्स है, जहां पे डेयरी आइटम्स है वहां पे सिर्फ डेयरी आइटम्स उन्होंने रखे हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि किसी मॉल में सब चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से रखी जाती है। तो किसी सुपरमार्केट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ गुड्स होते हैं लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि आपको उन्होंने हर कोई चीज ऑर्गेनाइज तरीके से रखी है। अगर आपको कोई फल फ्रूट सब्जी खरीदनी है तो आप सिर्फ उसी सेक्शन में जाओगे। अगर आपको कोई बिस्किट्स खरीदने हैं चॉकलेट खरीदना है आप उसी सेक्शन में जाओगे। ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे आप देखना यहाँ पे फुटवेयर है, फुटवेयर में भी अलग अलग प्रकार रखे गए हैं। सो इन शॉर्ट सुपरमार्केट जो होता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। तो सिमिलरली इंडियन पीनल कोड को लिखते वक्त या फिर इनफैक्ट कोई भी कानून को लिखते वक्त इसका कंपार्टमेंटलाइजेशन किया गया है। ठीक है। अब वो क्लासिफिकेशन देखिए कैसा किया है। आईपीसी हो या बीएनएस हो या भारत का संविधान, उसको कंपार्टमेंट के हिसाब से रखा गया है। जैसे अगर आप पुराना इंडियन पिनल कोड पढ़ते या फिर आज का नया बीएनएस पढ़ोगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी एंड लाइफ एक जगह पे रखे गए हैं। तो ऐसे तमाम क्राइम्स जो कि लाइफ के खिलाफ है बॉडी के खिलाफ है उसको एक ही जगह पे बैक टू बैक रखा गया है इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। सो क्राइम्स लाइक असॉल्ट, बैटरी, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, मोलेस्टेशन, ये सब चीजें क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी है, इसको एक जगह पे इकट्ठा रखा है। फिर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना या फिर प्रॉपर्टी की थेफ्ट करना, किसी को जान की धमकी देके उससे प्रॉपर्टी लूटना, उसको रॉबरी कहते हैं। अगर रॉबरी ये 5 या 5 से ज्यादा लोग करेंगे तो उसको डकैती कहते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी है और उसको एक जगह पर रखा गया है। सिमिलरली आप देखना कि डिफेमेशन ये क्राइम अगेंस्ट रेप्यूटेशन है, उसको अलग से रखा गया है। सोशल क्राइम जो होंगे उसको एक जगह पे चैप्टर में दिया गया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, पॉलिटिकल क्राइम, इसको कंपार्टमेंट्स में रखा गया है जस्ट लाइक अ मॉल और जस्ट लाइक अ सुपरमार्केट। तो बेसिकली आप पुराने आईपीसी में भी ये सिस्टम आपको दिखेगी और जो बीएनएस है उसमें भी आपको ये सिस्टम बाय एंड लार्ज दिखेगी। ठीक है। अब ये जो कानून है इसको रिसेंटली भारत की पार्लियामेंट ने, भारत सरकार ने इसको बदल दिया। इसके लिए आप देखना यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, लोकसभा क्लियर 3 बिल्स टू रिप्लेस दी ब्रिटिश एरा कॉलोनियल कोड्स। ओके। और ये जो 3 कोड्स है वो कौन से थे? पहला था आईपीसी, इसको बदल के अभी किया है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस कहेंगे उसको। दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, इसको बदल के अभी बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको बदल के अभी किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो पुराने तीनों क्रिमिनल लॉस को डिलीट किया, नए क्रिमिनल लॉस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसे लगा। प्लस डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जो लिंक्स, नोट्स है और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। माय नेम इज एडवोकेट ऋषिकेश एंड नेम ऑफ आवर एकेडमी इज राइट डायरेक्शन एकेडमी। I hope you like the lecture. Please keep following and sharing. Thank you very much. Jai Hind.